हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिस्ट पैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स इन न्यूज़ इनिशिएटिव में। आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसकी लिस्ट आप सबके सामने है। हम लोग पहले जानेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व से संबंधित क्या न्यूज़ अभी चर्चा में रही, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, इसकी सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक, डायनेमिक से अलग जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस के रूप में आ सकती है आप सबके सामने, उसको समझेंगे। फिर उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के, ठीक है, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ों से मिल करके ये फॉरेक्स बनता है, ठीक है, उनको एक साथ जानेंगे पहले। फिर उसके खंडवार रूप से उसको अध्ययन करेंगे उसका, ठीक है, अलग अलग जानेंगे। फॉरेन एक्स करेंसी एसेट्स के बारे में जानेंगे। फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, क्या इसकी कहानी है। फिर रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्या होती है, सबको समझेंगे, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि दो कथन दिए हुए हैं, आपको सही कथन बताना है, दोनों में से कौन है, ठीक है। पहला कथन ये है कि जो एसडीआर होता है वो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उसका सबसे अत्यधिक शेयर है, सबसे अत्यधिक ज़्यादा जो है उसका हिस्सा है, ठीक है। दूसरा कथन है कि आईएमएफ का जो रिजर्व ट्रांच होता है वो आईएमएफ मेंबर्स के लिए लास्ट रिजॉर्ट होता है, मतलब कि अंतिम दरवाज़ा होता है निपटारा पाने के लिए, ठीक है। ये दोनों कथन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। करंट न्यूज़ क्या रही चर्चा में, देखते हैं। देखिए, करंट न्यूज़ ये रही कि $3 बिलियन भारत का जो वो है फॉरेक्स है, वो $3 बिलियन बढ़ करके $3 बिलियन बढ़ करके कहाँ पहुँच गया है, $490 बिलियन तक पहुँच गया है, ठीक। इतनी इसमें वृद्धि देखी गई है, ठीक है। ये बहुत ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना इसलिए है क्योंकि कोरोना के इतना तेज़ी से बढ़ने के बावजूद भी ये ऐसा माना जा रहा था कि फॉरेक्स में जो है वो कमी देखी जा सकती है, लेकिन इसका उलट देखा गया है और फॉरेक्स में वृद्धि देखी गई है। हालांकि फॉरेक्स के जो तीनों हिस्से हैं, मतलब चारों हिस्से जो हैं, एफसीए, गोल्ड, एसडीआर और रिजर्व ट्रांच, ये 4 हिस्से होते हैं। इन चारों हिस्सों में सब में वृद्धि नहीं देखी गई है, याद रखिएगा। खाली 3 में वृद्धि देखी गई है। किसमें किसमें, देखिए, फॉरेक्स फॉरेन करेंसी एसेट जो है, मतलब विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, फॉरेक्स का एक हिस्सा होता है विदेशी मुद्रा, सिर्फ और सिर्फ विदेशी मुद्रा, ठीक है, जिसमें आता है डॉलर, यूरो, युआन वगैरह, ठीक है। तो इसमें वृद्धि देखी गई है, ठीक है। प्लस एसडीआर में वृद्धि देखी गई है और जो आईएमएफ की रिजर्व ट्रांच है इसमें वृद्धि देखी गई है, ठीक है। इन दोनों का भी समझेंगे अच्छे से, बहुत कायदे से कि ये होता क्या है, ठीक है, अभी डरिएगा नहीं। प्लस गोल्ड रिजर्व जो है, मतलब भारत का जो गोल्ड का भंडार है, ठीक, उसमें देखिए कमी देखी गई है। वो क्या हुआ है, वो डिक्लाइन किया कर गया है, ठीक, याद रखिएगा। सब में वृद्धि देखी, खाली 2-3 में वृद्धि दिखेगी, एक में कमी देखी गई है, ठीक है। इसकी जो टोटल वृद्धि हुई, इसकी रीजंस क्या आपके सामने है, देखिए। पहला, एफडीआई में ज़्यादा वृद्धि देखी गई है, ठीक है, और एफडीआई में नंबर 1 देश कौन बन गया है, एफडीआई वाला, सिंगापुर, ठीक, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पीसीएस में। प्लस जो एफपीआई है उसमें वृद्धि देखी गई थी, आपका वीडियो भी आपके सामने मैंने रखा था, ठीक है, कुछ दिन पहले, कि एफपीआई में जो है इंडिया ने कुछ इन्फ्लो देखा है, नेट इन्फ्लो हुआ है इंडिया में, मतलब आउटफ्लो की जगह नेट इन्फ्लो हुआ है इस साल, ठीक है, इस महीने, ठीक है, 9,000 करोड़ रुपए का। प्लस भारत का जो इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर है, मतलब कि आयात में जो भारत पैसा खर्च करता था, उस पैसे में कुछ कमी देखी गई है, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, कोरोना के टाइम में आयात कुछ कम हुआ है, ठीक है, बाहर विदेशी वस्तुओं का, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में कमी होने की वजह से आयात में कमी आई है। तो आयात में कमी होने की वजह से जो आयात में जो खर्चा होता था इंडिया का फॉरेक्स, जो विदेशी मुद्रा जो है खर्च हो जाती थी, उसमें भी थोड़ी सी जो है कमी देखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए, अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है। तो आसान भाषा में समझ लीजिए, विदेशी मुद्रा भंडार ये होता है कि फॉरेन करेंसीज़ का कुछ ऐसा बास्केट टाइप का है, कुछ ऐसा भंडार है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है विदेश इंटरनेशनल ट्रेड के सेटलमेंट्स को करने के लिए। मतलब कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिसका इस्तेमाल हो सकता है विदेशों में, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड है उसमें सेटलमेंट पाने के लिए, ठीक है। इसमें शामिल होता है विदेशी मुद्राएं, ठीक है, प्लस गोल्ड भी ग्लोबली एक्सेप्टेबल मुद्रा है, ठीक, आप जान ही रहे हैं, मुद्रा नहीं मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ मेथड है, ठीक है, मेथड है उसका एक्सचेंज करने का, ठीक है, मेथड ऑफ एक्सचेंज है। प्लस एसडीआर और रिजर्व ट्रांच जो है आईएमएफ की, ये सब भी उसी के तहत आते हैं, ठीक है। तो ये सब ग्लोबली एक्सेप्टेबल मीन्स हैं, ठीक है, ट्रेड के, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरनेशनल ट्रेड को का निपटारा करने के लिए, ठीक है। और कोई देश अगर फॉरेन एक्सचेंज में पीछे चल रहा है, मतलब उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं है, तो इन सब का सहारा लेकर के वो चीज़ें खरीद सकता है। कुल मिला के कहानी बस इतनी सी है, ज़्यादा डीप इसमें कुछ नहीं की आवश्यकता आपको है नहीं, ठीक है। प्लस इसका जो है मैनेजमेंट होता है वो हर देश का सेंट्रल बैंक करता है, मतलब जो भी देश है उनका सेंट्रल बैंक जो है, जैसे अमेरिका में फेडरल बैंक इसका वो करेगा, इंडिया में रिजर्व बैंक करेगा, ठीक है। तो उन सब का सेंट्रल बैंक जो है इसको मैनेज करता है, ठीक है। प्लस एक बात और जान लीजिए, भारत में जो इसका मेन कंपोनेंट है वो क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स है, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया का जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है वो इसका मेन वो है हिस्सा है, ठीक है। चारों हिस्सों में सबसे ज़्यादा मेन कौन सा है, फॉरेन करेंसी एसेट्स है, याद रखिएगा। अभी एक बार फिर से आपको चीज़ बताऊंगा सामने, जब एफसीए पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।
प्लस एक बात और जान लीजिए, इसका जो वो है क्या कहते हैं मैनेजमेंट, वो कौन करता है, इसका मैनेजमेंट करता है इसका मैनेजमेंट होता है 2 नियमों के तहत। 2 नियम कौन कौन से हैं वो, आरबीआई एक्ट 99, आरबीआई एक्ट जो 1997 में 1997 में अमेंड हुआ था, प्लस फेमा एक्ट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में जो अमेंड हुआ था, ठीक है, जो आया था। तो इसका डेट याद रखिएगा, प्लस ये भी याद रखिएगा कि जो है फॉरेन एक्सचेंज किसके तहत विनियमित होता है, तो आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, 1999 के तहत इसका विनियमन किया जाता है, ठीक है। प्लस हमको इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता ही क्या है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, अपने देश में काम चलाओ बढ़िया आराम से, रुपए रुपए से खेलो। देखो रीज़न ये है कि आपकी जीडीपी का कुछ हिस्सा जो है वो एक्सटर्नल सेक्टर का भी होता है, मतलब कि आपका जितना भी उत्पादन हो रहा है प्लस उसमें कुछ आपका एक्सटर्नल सेक्टर भी होता है, मतलब कुछ आप एक्सपोर्ट भी करते हो उसका, कुछ आप इंपोर्ट भी करते हो जीडीपी का कुछ हिस्सा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए तो आपको विदेशी मुद्रा ही चाहिए होगी, ठीक है, एक्सपोर्ट से आपको विदेशी मुद्रा मिलेगी और इंपोर्ट से आपको विदेशी मुद्रा खर्च होगी, तो इसलिए आपको फॉरेक्स की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए इंडिया को आईफोन खरीदना है अमेरिका से, तो इंडिया रुपए देकर के नहीं खरीद सकता है, ठीक है। ये भी नहीं कि जो है वस्तु विनिमय से खरीद ले, बार्टर सिस्टम वो भी अब एप्लीकेबल नहीं है कि 4 किलो गेहूँ देकर के आईफोन खरीद लिया, ठीक है। तो आवश्यकता पड़ती है फॉरेक्स की इसीलिए, ठीक है। प्लस एक डिग्री ऑफ ओपननेस होता है। डिग्री ऑफ ओपननेस क्या होता है, मतलब कि आपकी इकोनॉमी कितनी खुली हुई है, ठीक है। इसको निकाला जाता है कि एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा फार्मूला आप लोग, फार्मूला कुछ ऐसा होता है कि जीडीपी को नीचे रखा जाता है, ठीक है, और ऊपर रखा जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की मात्रा को, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की मात्रा को ऊपर रखा जाता है। इस फॉर्मूले से आप ओपननेस निकाल सकते हो, ठीक है, कि आपका इकोनॉमी कितनी खुली हुई है। तो जितनी इकोनॉमी खुली हुई होगी उतना आपको आवश्यकता पड़ेगी फॉरेक्स रिजर्व की। प्लस लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी में कितनी ज़रूरत है तरलता की। तरलता समझ रहे हैं आप लोग, तरलता मतलब होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार को कुछ पैसे की आवश्यकता थी, ठीक है, रुपए की। तो अगर इंडिया के पास गोल्ड का अच्छा रिजर्व होगा, ठीक है, अगर इंडिया के पास गोल्ड का अच्छा रिजर्व है तो इंडिया क्या करेगा कि गोल्ड को बैक करेगा, ठीक है, गोल्ड को रखेगा और गोल्ड की बैकिंग करके क्या करेंसी प्रिंट कर लेगा, वो करेंसी प्रिंट कर लेगा, और करेंसी कहाँ जाएगी, मार्केट में इंड्यूस हो जाएगी। तो जितनी भी डिप्रेशन आ रहा है या फिर जितना भी आपका इसका सही शब्द जो है वो पेंडेशन कहा गया है इस दौरान, ठीक है, एक वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट उन्होंने इस सिचुएशन को बोला है पेंडेशन की सिचुएशन, ठीक है, पैंडेमिक प्लस रिसेशन। तो पेंडेशन की स्थिति में निपटने के लिए आपकी करेंसी की आवश्यकता आपको जो पड़ रही है उससे निपटने के लिए आप अपना किसका इस्तेमाल कर सकते हो, गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो तब भी आपको आवश्यकता पड़ती है इसकी। प्लस आगे बढ़ते हैं, क्या कंपोनेंट्स इसके आपको मैंने बता ही दिया है, 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है, फिर से देख लीजिए, लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पहला हिस्सा जो इसका है ये देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इसका पहला जो हिस्सा था ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, प्लस एसडीआर को समझेंगे क्या होता है, प्लस आरटीपी को समझेंगे, ठीक है, इन तीनों को अच्छे से समझेंगे। और गोल्ड तो आप लोग जानते हैं घर में, ठीक है, आपको होता ही सबके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला समझते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या होता है। देखिए फॉरेन करेंसी एसेट्स एक ऐसा बास्केट है जिसमें कुछ फॉरेन करेंसीज जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल फॉरेन करेंसीज हैं, 5 जो अभी करेंसीज हैं वो इसमें शामिल हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट्स में, ठीक है, उनको शामिल किया गया है, ठीक है। और प्लस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को शामिल किया गया है, ठीक है, 5 करेंसीज, ठीक, याद रखिएगा 5 करेंसी शामिल हैं। प्लस इसमें करेंसी नहीं है, कौन सी नहीं है आप लोग सोच लीजिएगा, हालांकि आंसर है रेनमिनबी, ठीक है, रेनमिनबी मतलब चाइना की करेंसी, ठीक है। प्लस इसको डॉलर के टर्म में वैल्यू किया जाता है, ठीक है, इसकी जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है इसकी वैल्यू किस में दी जाती है, डॉलर के टर्म में, ठीक है, क्योंकि यूएसए क्या है, वर्ल्ड लीडर है, ठीक है, इसलिए डॉलर के टर्म में। और ग्लोबली एक्सेप्टेबल करेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी है, वो डॉलर ही है, ठीक है। और प्लस इसमें क्या सिर्फ, अगर यूपीएससी से सवाल पूछता है आपसे कि क्या सिर्फ फॉरेन करेंसी एसेट्स में फॉरेन करेंसी शामिल होती हैं, तो जवाब है नहीं। क्या क्या शामिल होता है, फॉरेन करेंसीज प्लस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में किया गया इन्वेस्टमेंट, प्लस कुछ सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स में किया गया इन्वेस्टमेंट, और प्लस फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक्स में किया गया डिपॉजिट्स, ठीक है, ओके, ये सब शामिल होता है आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, इसी का है, ठीक है, फॉरेक्स में इंडिया का जो फॉरेक्स है इंडिया का, तो इंडिया के फॉरेक्स में 4 चीज़ें आएंगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब पहला मतलब एफसीए, दूसरा गोल्ड, तीसरा एसडीआर, चौथा रिजर्व ट्रांस। तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो इसी का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी पे सवाल देखिए मैंने पूछा है आपसे आज, ठीक है। प्लस वेरिएशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं एफसीए में, तो वेरिएशंस होते हैं तब जब जो है इंडिया आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज खरीद ले, ठीक है, या बेच ले, ठीक है, विदेशी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। प्लस भारत जो है आईएमएफ वगैरह से लोन ले ले तभी इंडिया में फॉरेन करेंसी आ जाएगी, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि एफसीए में कैसे उतार चढ़ाव हो सकता है, ठीक है, या फिर जो रिवॉल्यूशन हो जाए एसेट्स का, एसेट्स मतलब जो करेंसीज़ हैं, ठीक है, या फिर यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, कुछ भी है, ठीक है, जो भी एसेट्स में आ रहे हैं 5-6 जो हमने लिखवाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इन सब में अगर कोई वो हो जाए रिवॉल्यूशन हो जाए, मतलब इसका फिर से वैल्यू पुनर्मूल्यन कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अधिमूल्यन जिसको सही शब्दों में बोलते हैं जहाँ तक, ठीक है।
वो हो जाए तब भी आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स पे कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एसडीआर को समझते हैं। एसडीआर की कहानी पहले आपको बता दूं, एसडीआर इसलिए लाया गया था क्योंकि ताकि इकलौता बोझ ना पड़े किसके ऊपर, गोल्ड और फॉरेन करेंसी के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड को सेटल करने के लिए। मतलब खाली यही दोनों जो है वो समझ लीजिए करता धरता थे पूरे इंटरनेशनल ट्रेड के सेटलमेंट के, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा था गोल्ड और इसके ऊपर, फॉरेन करेंसी के ऊपर। इसलिए एसडीआर को एक ऐसी मुद्रा के रूप में लाया गया था जो असल में मुद्रा है ही नहीं, जो असल में पत्र मुद्रा है। ठीक है, पेपर करेंसी है, वैसी पेपर करेंसी है जो किसके पीछे कुछ नहीं रखा जा रहा है, मतलब ना गोल्ड ना कुछ नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या रखा जा रहा है, सम्मान, इज्जत, ठीक है, परंपरा, संस्कार, प्रतिष्ठा। ठीक है, तो फुल फेथ के आधार पे ही जो है इसको बैक किया जाता है, कोई बैकिंग इसकी नहीं की जाती है गोल्ड वगैरह से। ठीक है, और आईएमएफ ने इसको शुरू किया था कब, 1969 में। ठीक है, ताकि क्या ना पड़े गोल्ड और डॉलर के ऊपर, देखिए लिखा हुआ सोल मीन्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल अकाउंट। ठीक है, इकलौता इनके ऊपर जो है बोझ पड़ रहा था। ठीक है, तो होता क्या है, इसकी कहानी थोड़ी समझ लीजिए आप लोग तो आपको आसान लगेगा। देखिए कहानी ये है इसकी कि मान लीजिए कि इंडिया, अमेरिका, जापान 3 कंट्रीज़ हैं और इंडिया को अमेरिका से कुछ खरीदना है, तो इंडिया अमेरिका को या तो गोल्ड दे दे, या तो फॉरेन करेंसी दे दे, डॉलर दे दे, और या तो एसडीआर दे दे। एसडीआर जब इंडिया अमेरिका को दे देगा तो अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर लेगा और अमेरिका इसी एसडीआर से जापान से कुछ खरीद सकता है और जापान फिर इंडिया से कुछ खरीद सकता है इसी एसडीआर को वापस करके। तो लॉट फिर एसडीआर जो है आईएमएफ के मेंबर्स में घूमता रहेगा और चीज़ें भी बिकती रहेंगी। ठीक है, कुछ रुकेगा भी नहीं और गोल्ड और फॉरेन करेंसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ओके, आगे समझते हैं एक चीज़ और कि क्या एसडीआर रखना कोई कंपलसरी चीज़ है। जी हाँ, एसडीआर रखना कंपलसरी चीज़ है। अगर आपने एसडीआर नहीं रखा होगा तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। मतलब हर करेंसी के लिए, हर देश के लिए, मान लीजिए इंडिया है, अब इंडिया के लिए मान लीजिए 10,000 रुपये, 10,000 नहीं, 10,000 एसडीआर जो है 1,000 मान लीजिए, इंडिया की जो है 1,000 एसडीआर की जो है लिमिट सेट कर दी गई है आईएमएफ के द्वारा। तो अब इंडिया को अगर जो है 1,000 एसडीआर से कम रखता है, क्या रखता है, इंडिया 1,000 एसडीआर से कम रखता है, तो इंडिया को इस पर क्या देना पड़ेगा, इंडिया को इस पर आर देना पड़ेगा। आर मतलब रेट देना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ब्याज दर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर उस 1,000 से ऊपर इंडिया के पास एसडीआर है, इंडिया के पास मान लो 1,200 एसडीआर है, तो इंडिया को इस पर ब्याज भी मिलेगा, इंडिया को इससे फ़ायदा भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, ओके, तो ये लिमिट रखना आपको कंपलसरी है। भविष्य में अगर आप चाहते हैं तो एसडीआर के बदले आप क्या कर सकते हैं, एसडीआर के बदले आप फॉरेन करेंसी ले भी सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, फॉरेन करेंसी के बदले इसको रिडीम भी करवा सकते हैं। इंडिया चाहे अपना एसडीआर बदल करके डॉलर ले ले तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू क्या होती है एसडीआर की, कैसे डिटरमाइन होती है, तो देखिए कुछ वेटेड बास्केट होती है करेंसी की, मतलब एक टोकरी है करेंसी की, उस टोकरी में जो करेंसीज आ रही हैं उन्हीं करेंसीज़ की वैल्यू पे इस पूरे एसडीआर की वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइम जो है तकरीबन एसडीआर की वैल्यू चल रही है मेरे ख्याल से 1.40। ठीक है, 2016 में चल रही थी 1.40। ठीक है, जो आंकड़ा मुझे मिला है, एक एसडीआर बराबर 1.40 डॉलर, अमेरिकन डॉलर। ठीक है, मतलब एक अगर एसडीआर आपके पास है तो इसका मतलब आपके पास 1.40 डॉलर है। मतलब अगर आपका 100 एसडीआर है तो आपके पास 140 डॉलर है। ठीक है, इतनी आपकी वैल्यू है। ओके, तो इंडिया के पास तो हज़ारों मिलियन में डॉलर है। ठीक है, 1,000 मिलियन, करीब 10,000 मिलियन के आसपास इंडिया के पास एसडीआर है। ठीक है, इस टाइम तो मान लीजिए यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, तो एसडीआर की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए तो इंडिया के एसडीआर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, पूरे एसडीआर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और किसकी वैल्यू बढ़ने पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये डिटरमाइन होता है कि कितनी वैल्यू है हर कंपोनेंट की, मतलब कितना वेट दिया गया है सबको। तो हर करेंसी की औकात भी अलग अलग है, मतलब यूएस डॉलर की सबसे ज़्यादा औकात रखी गई एसडीआर में, भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे काफ़ी शुक्र हुआ है। ठीक है, मतलब यूएस डॉलर देखिए 41.73% जो हिस्सा किसका है, यूएस डॉलर का इसमें है, और यूरो का कितना है, 30% हिस्सा है। मतलब इन दोनों को सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया हुआ है। मतलब इन दोनों की करेंसी की फ्लक्चुएशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, एसडीआर के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जो है ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है वाला हिस्सा। ठीक है, कि कितनी वैल्यू चल रही है। ठीक है, एसडीआर की। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए रिजर्व ट्रांस समझते हैं जल्दी से, फिर समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक, देखिए रिजर्व ट्रांस ये है कि मान लीजिए एक देश है, मतलब इंडिया मान लीजिए एक देश है, तो इंडिया को कुछ अनुमति दी गई है कि आप अपने कोटे के हिसाब से, कोटा मतलब होता है जितना पैसा दे रहे हो, ठीक है, आईएमएफ को। आईएमएफ में हर देश क्या देता है, आईएमएफ में हर देश एक अनिवार्य अंशदान देता है। क्या देता है, अनिवार्य अंशदान, अनिवार्य। ठीक है, वो बस इसको देना ही देना है। ठीक है, तो उस अनिवार्य अंशदान के बराबर, उस अनिवार्य अंशदान के 100%, किसके बराबर, उस अनिवार्य अंशदान के 100% के बराबर पैसा जो है वो देश ले सकता है। ठीक है, आईएमएफ से उधार ले सकता है। ठीक है, लेकिन 100% जो है, और इसी को बोला जाता है ट्रांच, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो 100% है ये एक साथ आप नहीं ले सकते हो, इसको आप लेना पड़ेगा आपको 25% की 4 किस्तों में। ठीक है, तो 100% हो गया। ठीक है, 25% की कितनी किस्तों में, 4 किस्तों में। तो अब मान लीजिए इंडिया ने जो है 100% पैसा जो है, ठीक है, वो उसमें से
निकाल लिया है 25%, ठीक है। तो इंडिया का कितना बचा पैसा, इंडिया का पैसा बचा कितना, 75%। ओके, तो जो 75% यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका रिजर्व ट्रांच। ओके, कितना आपके पास पैसा रिजर्व है, ठीक है। अब अगर कोई देश ऐसा है जो 100% पैसा खर्च कर चुका है, जैसे पाकिस्तान टाइप के देश इसी क्वालिटी में आते हैं, ठीक है, तो अगर 100% पैसा खर्च कर दिया है तो आगे क्या, आगे आपको क्या करना पड़ेगा, आगे आप 100% पैसा और ले सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मतलब कि मान लीजिए एक देश जो है 10,000 रुपया जो है एसडीआर में जमा किया हुआ है, कितना जमा किया हुआ है, एसडीआर नहीं, अरे माफ़ कीजिएगा, आईएमएफ में 10,000 रुपया जो है इंडिया ने आईएमएफ में जमा किया हुआ है। तो इस 10,000 का 25-2500 मतलब 2,500 हज़ार की 4 किस्तों के रूप में इंडिया पैसा ले सकता है, ये पूरा 10,000 रुपये प्लस 10,000 और इंडिया और ले सकता है 10,000 रुपया, ठीक है। ये 10,000 तो कहलाएगा सामान्य ट्रांच या फिर वो रिजर्व ट्रांच, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा 10,000 है कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा क्रेडिट ट्रांच, क्या कहलाएगा, क्रेडिट ट्रांच। ओके, साख ट्रांच कहलाएगा ये, ठीक है। प्लस अगर उसके बाद भी पैसा चाहिए, मतलब पाकिस्तान को तब भी भूखा रहेगा ना, मान लीजिए 20,000 रुपये ले ले तब भी भूखा रहेगा, तो उस देश को कह दिया जाता है क्या, उस देश को बोला जाता है मूलभूत असंतुलन वाला देश। क्या बोला जाता है, मूलभूत असंतुलन वाला देश, ठीक है। और इस देश को भी 9 तरीके से पैसा दिया जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, इतना आपको नहीं बताना चाहिए, ठीक है मुझे। ओके, तो ऐसे पैसा ले सकता है जो रिजर्व ट्रांच है, मतलब 10,000 के पहले वाला। इस पर देखिए कोई ब्याज पड़ रहा है, कोई ब्याज नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कंट्रीज सबसे पहले किधर भागती हैं, इधर ही भागती हैं कि हमको भैया रिजर्व ट्रांच क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। इसीलिए क्या बोला जाता है कि आईएमएफ का जो फर्स्ट रिजॉर्ट है, फर्स्ट रिजॉर्ट मतलब पहला तरीका जो है पैसा पाने का आईएमएफ से, वो यही होना चाहिए, ठीक है। इसके थ्रू पैसा पाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, विदाउट अ सर्विस फी, आपको सर्विस फी देनी नहीं है, आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना है, कुछ देना ही नहीं है, ठीक है। खाली पैसे जाओ उधार ले लो अगर, क्योंकि अपना हिस्सा तो ले रहे हो भैया, कहीं से उधार थोड़ी मांग रहे हो, जो दिए थे भाई वापस ले रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या देखो वेटेज है कंपोनेंट्स का, ठीक है, समझ लेते हैं जल्दी से। देखो इंडिया के रिजर्व में, इंडिया का जो फॉरेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो किसकी है, एफसीए की है। हमने अभी 10 बार ये चीज़ बताई हुई है, फिर से सुन लो, एफसीए का हिस्सा 93% है, ठीक है। 93% जो है एफसीए का हिस्सा है इंडिया में, मतलब कि जो फॉरेन करेंसी हैं 5 ठो, ठीक है, नाम आपको पता चली गया होगा, ठीक है। उन 5 का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, प्लस गोल्ड इंडिया में 6% हिस्सा है, मतलब वो $490 बिलियन जो हो गया है, $490 बिलियन। उस $490 बिलियन में 93% हिस्सा किसका है, वो फॉरेन करेंसीज का है, 6% किसका है, गोल्ड का है, ठीक है। एसडीआर 0.32 है, और जो है रिजर्व ट्रांच वो कितना है, 0.8। तो एसडीआर सबसे कम है, याद रखिएगा, ठीक है। 0.32 जो है सबसे कम है, ठीक। एसडीआर का वैल्यू सबसे कम है इंडिया के उसमें, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं लेक्चर का आज का, ठीक है। हमने सोचा है कि आपको अच्छे से समझा दें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।